नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आपने अक्सर ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लगातार होने वाली खुजली, जलन या रैशेज जैसी स्किन प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। और ये समस्या केवल फिजिकल कंफर्ट ही नहीं छीनती, बल्कि नींद, आत्मविश्वास और रोजमर्रा की जिंदगी को भी काफी हद तक प्रभावित करती है। मेडिकल की भाषा में इसे एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा कहा जाता है, जिस पर आज हम आयुष्मान भव में बात करने जा रहे हैं। ये क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जो किसी भी उम्र में हो सकती है और दुनिया में बड़े पैमाने पर लोग इससे पीड़ित हैं। इंटरनेशनल एक्जिमा काउंसिल यानी IEC के मुताबिक साल 2022 में दुनिया में लगभग 22 करोड़ 30 लाख लोग एक्जिमा से पीड़ित थे। इनमें से करीब 4 करोड़ 30 लाख बच्चे भी इनमें शामिल थे, जिनकी उम्र महज 1 से 4 साल के बीच थी। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि छोटे बच्चों में भी ये जो समस्या है वो काफी आम है। ये बच्चे के विकास, पढ़ाई और आगे चलकर काम करने की क्षमता पर भी काफी असर डाल सकती है। भारत में बात करें तो बच्चों में भी बड़ी संख्या में एक्जिमा पाया जाता है। एक स्टडी के अनुसार भारत में करीब 10% एडल्ट्स एक्जिमा से प्रभावित होते हैं। हालांकि सही इलाज और कुछ सुरक्षा उपायों से इसके खतरों से बचा जा सकता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्जिमा आखिर है क्या और ये क्यों बढ़ रहा है, भारत में इसकी असल तस्वीर क्या है, बच्चों और वयस्कों में ये कितना आम है, किस तरह के ट्रिगर्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो इसे बढ़ाते हैं, और ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। एलोपैथी, आयुर्वेद का नजरिया समझेंगे, साथ ही होम्योपैथी के नजरिए को भी जानने की कोशिश करेंगे और पर्सनल केयर या सेल्फ मैनेजमेंट का क्या रोल है एक्जिमा में, ये भी हम समझेंगे। यानी हर चीज पर हम गहराई से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कृष्णा देव बर्मन हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, VD मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर बर्मन, शुक्रिया सनसद टीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आयुर्वेद का जो नजरिया है वो हमें डॉक्टर शिवानी घिल्डियाल समझाएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिवानी आपका भी। और साथ ही होम्योपैथी का नजरिया, इस पर बात करने के लिए, चर्चा के लिए मेरे साथ डॉक्टर सपना गुप्ता स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सपना गुप्ता। तो हम तीनों का नजरिया समझेंगे। पहले हम जो सामान्य बात है, जो जनरल चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बर्मन, जब हम एक्जिमा की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए एक्जिमा क्या होता है और ये बाकी जो स्किन कंडीशंस हैं उससे किस तरह से अलग है? देखो, अगर डिक्शनरी के हिसाब से हम चलेंगे तो उसके हिसाब से एक्जिमा मीन्स कोई भी स्किन में डिजीज़ है, स्किन कंडीशंस, स्किन में आपकी कोई भी डिजीज़ कह सकते हो, उसको हम एक्जिमा बोलते हैं। लेकिन हम उसको फर्दर सब क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जिसको हम प्रॉपरली एक्जिमा कहते हैं, वो एक्जिमा जो होता है जिसका सबसे पहले सिम्टम्स होगा ईचिंग, मतलब खुजली होना। उसके साथ अगर आप खुजली करते रहेंगे, साथ साथ धीरे धीरे जैसे आप खुजली करते रहेंगे तो आपकी स्किन जो है थिक होते जाएंगे, तो उसमें एक तरह के चेंजेस आते हैं जिसको हम लाइकेनिफिकेशंस बोलते हैं। और एक्जिमा में हमेशा ये देखते हैं खुजली के कारण वो एक तरह से जो बीमार जो एरिया की जहाँ पे एक्जिमा होते हैं उसकी जो मार्जिन्स है वो इल डिफाइन होते हैं, मतलब प्रॉपरली डायरेक्टली आपको डिफाइन मार्जिन नहीं दिखेगा। और उसी तरह से अगर कॉन्ट्ररी, जैसे आप सोराइसिस दूसरा स्किन डिजीज़ कहते हैं, उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको मार्जिन्स जो है, जो स्किन लीजन्स के जो मार्जिन्स होते हैं वो पूरा वेल डिफाइन नज़र आते हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से आप नॉर्मल स्किन और अफेक्टेड स्किन्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इन केस ऑफ एक्जिमा हम ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, और क्योंकि इसमें इचिंग होने के कारण आपकी स्किन थोड़ा ठीक हो जाता है, उस लाइकेनिफिकेशंस होता है और मार्जिन्स इल डिफाइन होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है आपकी ड्राइनेस सबसे बड़ा कारण होता है। उसके वजह से जहाँ पे भी ड्राइनेस होता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स करते हैं, सो दैट आपको उसमें इचिंग होना चालू करता है। एक बार आपने इचिंग चालू कर दिया, खुजली चालू कर दिया, वो विशियस साइकिल में परिवर्तित हो जाता है, तो आप बार बार उसी जगह में खुजली करते रहते हैं। तो ये एक मेन रीजन्स होते हैं ड्राइनेस हमारा। ठीक है, तो डॉक्टर ने हमें समझाया है कि एक्जिमा मोटे तौर पर क्या है, इसे कैसे समझ सकते हैं। आयुर्वेद का नज़रिया क्या कहता है, डॉक्टर शिवानी हमें बताएंगी। डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के दोष हैं, प्रकृति हैं। जब एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों की बात करते हैं तो आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहते हैं? आयुर्वेद में एक डेडिकेटेड चैप्टर्स इसके बारे में है, जिसको कि हम चिकित्सा में भी बताया है। और निदान मीन्स आपको
इनको डिजीज़ क्यों हुई है ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे सर ने भी बताया कि एक ड्राइनेस इसका एक मेन कॉज होता है। तो फर्दर आयुर्वेद में कुछ निदान बताया गया। निदान मीन्स आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, जिसके कारण आप ये प्रोन हो जाते हैं इस डिजीज़ के, ये भी एक कारण बताया गया है। दूसरा, अगर हम चिकित्सा वाला पर्सपेक्टिव देखेंगे तो वहाँ पर शोधन और शमन। शोधन मीन्स हम मेडिकेशंस देते हैं, इंटरनल मेडिकेशंस देते हैं, साथ में लेप या ऑयल्स या ऑइंटमेंट देते हैं जो आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ करेगा। बट जो स्पेसिफिक चीज़ आयुर्वेद में है वो यह है कि बायो प्यूरिफिकेशन, जिसको हम पंचकर्म कहते हैं। इससे बॉडी को जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालते हैं, क्योंकि एक एलर्जी कंडीशन है, आपकी बॉडी आपकी अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स कर रही है। तो आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे, इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम आपका इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको सही करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म, जिसमें कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य होता है। और मुख्यतः जो ये रोग होता है इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा एक प्रोन रहती है, तो वहाँ पे वमन चिकित्सा जिसमें कि मेडिकेटेड वॉमिटिंग होती है, और विरेचन चिकित्सा जिसको मेडिकेटेड परगेशन कहते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत सारे हैं जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, जो बहुत सारे मेडिकेशंस लेने के बाद आते हैं और ये प्रोसीजर्स के बाद उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो शोधन और समन दोनों तरह से आयुर्वेद इसको ट्रीट करता है। ठीक है, तो बाकी भी जो और पहलू हैं वो हम समझेंगे। डॉक्टर सपना गुप्ता, थोड़ा होम्योपैथी का नज़रिया बताइए। और जिस तरह से हम आंकड़े देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटे 1 साल के बच्चे से लेकर वयस्कों तक में एक्जिमा है, और भारत में ये लगातार बढ़ भी रहा है, तो आप इसके पीछे क्या मुख्य वजह मान रहे हैं? तो इसमें आपने 2 सवाल करे। एक पहला होम्योपैथी का मैं ये नज़रिए में ये बोलूँगी कि जो स्किन है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर आप इंटरनल ऑर्गन बोलें तो वो लिवर है, बट अदरवाइज स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो कि बहुत सारे फंक्शंस हमारे कर रही है, चाहे वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, या हमें फिजिकल बैरियर प्रोटेक्शन है, बहुत सारे ह्यूमन माइक्रोबायोम, बहुत सारे बैक्टीरियाज, ऑर्गेनिजम्स इस स्किन पे रहते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसे कई तरह के फंक्शंस स्किन करती है, और इसी तरीके से कई चीज़ों का असर भी हमारी स्किन पे होता है। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, और सो मच सो स्ट्रेस का भी आज की डेट में स्किन की बहुत सारे डिजीज़ेस के साथ स्ट्रेस एक ट्रिगर फैक्टर माना जाता है, जिसके लिए बहुत सारे शोध भी हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि कोई केमिकल इम्बैलेंसेस किस तरीके से बॉडी में आते हैं। तो होम्योपैथी जो है वो हम सबसे पहले ये मानते हैं कि जो स्किन, जो ये अगर सरफेस पे बीमारी है वो सरफेस नहीं, पूरा जो है इंडिविजुअल सिक है, इसीलिए उसकी सरफेस पे ये बीमारी है। तो हमारा टारगेट होता है होलिस्टिकली उस मरीज को जानना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जानना, उसके व्यक्तित्व विशेष के बारे में जानकारी लेना, जिसके लिए हम उसकी कई तरीके से हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं, और जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन उसके लिए हमें समझ में आती है वो हम पेशेंट को देते हैं, जिससे कि उसको फिर रिस्पॉन्स आता है। ठीक है जी डॉक्टर बर्मन, एक्जिमा के भी क्या अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, ये अलग अलग तरह का होता है? ऑब्वियसली वो हर एक्जिमा अलग प्रकार के होते हैं। एक सबसे कॉमनली जो है, आपने अभी बताया था एटोपिक डर्मेटाइटिस, वो यूजुअली यंग एज में होता है एंड थोड़ा सा ओल्डर एज में होता है। एंड उनके अलावा बाकी एजेस में अगर आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है दूसरा और एक कॉमन एलर्जेंस होता है जिसके वजह से एक्जिमा होता है, वो एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, जिससे आपको कोई भी एलर्जी आपके साथ टच में आया तो उससे आपकी सेंसिटिविटी हुआ तो उससे आपकी एलर्जिक रिएक्शंस हुआ। तो ये एक कॉमन होता है। जैसे थोड़ी देर पहले आपने मुझे खुद बताया कि आपने रिंग पहनने के बाद एलर्जी हो गया था, तो मोस्ट कॉमनली जो आप रिंग जो पहनते हैं उसके साथ जो होते हैं निकल्स, तो वो होता है निकल एलर्जी, उसके कारण से भी एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, वो भी एक एक्जिमा ही है। और दूसरा और एक एक्जिमा है जो कॉमनली इस सीज़न में ही आता है, जो खेतीबाड़ी में जो खेतीबाड़ी में करते हैं, जिसको हम एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। जो हवा में जो पार्थिनियम के पौधे होते हैं, जो कांग्रेस घास होता है, उसकी जो एलर्जेंस होते हैं वो उड़ के आते हैं, तो आपकी स्किन फोल्ड्स वगैरह में जमा होने के कारण वो एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करते हैं। तो एक तरह से वो भी एक एक्जिमा करते हैं, जिसको हम एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और जो एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है वो बेसिकली आपकी इंटरनल ड्राइनेस के कारण होता है। और इंटरनल ड्राइनेस मीन्स आपको बचपन से ही होता है, बचपन से ही, तो वो यंग एज से इनफैक्ट 2 महीने या 3 महीने की उम्र से ही चालू हो जाते हैं एंड इट लास्ट एटलीस्ट कभी कभी तक एडोलेसेंस तक लास्ट कर जाते हैं, और कभी कभी बहुत सीवियर वाले जो है वो इवन एडल्ट एज में भी रह जाते हैं।
तो वो एक सीवियर वाला एटोपिक एक्जिमा होता है। अदरवाइज नॉर्मली एटोपिक जो होता है स्किन फोल्ड में रहते हैं एंड वेल कंट्रोल कर सकते हैं विथ टॉपिकल इमोलियन लगा के, एंटीहिस्टामिन्स वगैरह खा के, उन सब करने के बाद कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर शिवानी, जैसे मैंने शुरू में भी पूछा था कि भारत में जो केसेस बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद क्या मान रहा है? क्यों इतने बच्चों से लेकर हम बुजुर्गों तक में एक्जिमा के बढ़ते केसेस देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है आपका, क्योंकि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं और हमारी लाइफ स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस चीज़ में। हम फूड हैबिट्स में अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी चीज़ों को, जिसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा गया है, मीन्स हम बहुत चीज़ें मिक्स करके खाते हैं। एक मेन जैसे हमने आयुर्वेद में ये भी मेंशन है स्पेसिफिकली, जैसे मिल्क विद फिश खाते हैं, या फिर डिफरेंट शेक्स का बहुत ट्रेंड है आजकल। तो लोग बहुत तरह के शेक्स बना के पीते हैं, उसमें ये नहीं सोचते हैं कि हम इसमें खट्टा फ्रूट या जो सार है वो भी डाल रहे हैं, हर तरह के फ्रूट्स को मिक्स कर रहे हैं। दूसरा, जो दूसरे कल्चर्स के फूड्स को हमने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है। हमारी एक प्रिंसिपल ये भी होता है कि आप जहाँ के हैं, जिस भूमि के हैं, उस तरह के अन्न के लिए आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल नॉर्मल करेगी। बट अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें ले ली हैं, वो आपकी बॉडी में एलर्जन की तरह काम करेंगे। तो हमारी फूड हैबिट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। दूसरा, मैम ने भी ऐड किया था कि मेंटल स्ट्रेस, वो भी हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो वो भी इसका एक कारण है। और हमारी लाइफ स्टाइल, हमने फिजिकल एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया है। तो फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, हमारे विरुद्ध आहार यानी कि जो इनकम्पेटेबल फूड्स का खाना ज़्यादा, और स्ट्रेस, मेन 3 कारण हैं जिसके कारण हमारा जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाता है, और ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिर डॉक्टर सपना, जो हम ट्रिगर्स की बात करते हैं, वो भी क्या कुछ लोगों में हम देखते हैं कि कुछ लोगों में सर्दी, गर्मी या कपड़े या किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा है, कुछ लोगों में ज़्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? यही जो है जो बात है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्स हम सभी को ही शायद निकल अगर सबने पहना है, बट कुछ परसेंटेज होगा जो निकल को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति विशेष की रिस्पॉन्स है, तो उसका जो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है, जो कि एबनॉर्मल तो नहीं कहेंगे, निकल एलर्जिक है, बट हर किसी में वो एलर्जी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब एजेंट इंपॉर्टेंट तो है, बट होस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों की ही इंटरेक्शन से एक बीमारी सामने आती है, जो हम जैसे हम मेडिसिन में भी पढ़ते हैं, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, उसका भी स्किन डिजीज़ में भी वही रोल उसमें आ जाता है। तो इसलिए तो व्यक्ति विशेष की कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, उसका जेनेटिक्स का भी रोल होता है, उसके एनवायरनमेंट का, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का, वो कितने केमिकल्स, कितने रेडिएशंस, इवन आज की डेट में जो रेडिएशनल एक्सपोजर है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से लेके वाईफाई है, समवेयर इट इज़ अफेक्टिंग आवर हेल्थ इन अ वेरी बिग डायमेंशन विच इज़ नॉट येट फुली एक्सप्लोर्ड। बिल्कुल। डॉक्टर, जब मैं थोड़ा सा और कारणों में ही थोड़ा सा और गहरा जाना चाहूँगी, आपने अलग अलग तरह के एक्जिमा बताए हैं और ट्रिगर्स के बारे में बात की है, एलर्जेंस के बारे में बात की है। थोड़ा सा क्या ऐसा है कि भारत में एक्जिमा के केसेस ज़्यादा हैं बाकी देशों के मुकाबले, ऐसा है क्या स्थिति? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन सब में रहते ही है लेकिन आपकी आजकल शायद डाटा ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आजकल धीरे धीरे हमारा जो डेली हैबिट जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे खान पान, जैसे आप थोड़ा देर पहले मैडम ने बताया था, जो खान पान की जो चेंजेस है वो हमारा आजकल बहुत चेंजेस हो रहा है। आजकल हम लोग हाई फैटी डाइट ले रहे हैं, जो नॉर्मल बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, ये भी एक रीज़न्स है। और इनफैक्ट एक तरह से कह सकते हो कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग जो स्टैंडर्ड कह सकते हो, व लिविंग क्वालिटी कह सकते हो, वो सारे चेंज हुए हैं। तो इसके कारण से धीरे धीरे आपकी जो बॉडी के जो रेस्पॉन्स है वो भी चेंज हो रहा है, वो भी एक कारण है जो एक्जिमा बढ़ने के पीछे। प्रॉपर ओवरऑल इंसिडेंस एग्जैक्टली मुझे लगता नहीं कि हमारे ही कंट्री अफेक्टेड है, ऑलमोस्ट सारे कंट्री अफेक्टेड है। बट वेदर हिसाब से आप जिस वेदर में है, जैसे दिल्ली के वेदर है, इस सीज़न, अभी कमिंग सीज़न, अपकमिंग सीजन्स में ड्राइनेस ज़्यादा होगा, तो उन सीज़न में ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, और बाकी सीजन्स में तो फिर ठीक है। बाकी ये ट्रिगर्स हो गए, खान पान हो गया, जीवन शैली है, तो बच्चों में, इतने छोटे बच्चों में क्या कारण है एक्जिमा होने का? फिर वो तो जेनेटिक कंडीशंस होते हैं, उनके जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं, हाँ। उसके कारण से ही होते हैं, अदरवाइज तो नॉर्मली, यानी कि अगर किसी को फैमिली में एक्जिमा है, हाँ, तो काफ़ी चांसेस हैं कि उनके बच्चों में भी एक्जिमा की शिकायत हो, बिल्कुल, जो भी स्किन कंडीशंस हैं। हाँ। और क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, क्या ये छूने से भी फैलता है एक्जिमा? नहीं, इससे नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये किसी को छूने से नहीं फैलता।
ये उस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हमने बताया था, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बट पेरेंट्स से बच्चे में इफेक्ट आ सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो ये क्या और स्किन कंडीशंस को लेकर भी है? जब फैमिली टू फैमिली हम बात करते हैं आगे जाने की, काफ़ी स्किन कंडीशंस हैं जो इस तरह से आगे आ सकती हैं, तो फिर प्रिवेंटिव मेजर्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि अगर हमें पता है कि हमें है तो हम खुद का तो रोकें, लेकिन जो आगे आने वाली हमारी संतान है उनको भी ये रोग ना जाए। तो उसमें आयुर्वेद कैसे मदद करता है? बिल्कुल, जैसे सर ने ऐड किया कि जेनेटिक, क्योंकि हमारा जो भी है, जो हमारा जीनोटाइप है वही हमारा फिनोटाइप बनाएगा। हमें अपने माता पिता से या उनसे भी आगे जो भी इनहेरिट हुआ है उससे हमारा आज फिनोटाइप बना है, और हम प्रोन है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के। कोविड में हमें इससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला, बहुत लोगों को कोविड हुआ, लेकिन उसके बाद किसको अलग अलग सीवियरिटी हुई, सब ने अलग रिस्पॉन्ड किया। इट मीन्स हमारी सबकी बॉडी अलग है। मैम ने भी ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन, आयुर्वेद भी इस बात को मानता है प्रकृति। तो प्रकृति जो कहते हैं वो उस समय ही बन जाती है जब हमारा फीटस बनता है। तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जब हमारा फीटस बनता है तो प्रकृति बनती है, और डिपेंड करता है कि वो प्रकृति अपने माता पिता के अनुसार हो। तो अगर मदर या पेरेंट्स जो हैं वो उनको डर्मेटाइटिस या इस तरह का इशू है, तो हम बच्चों को प्रिवेंटिव मेजर में ज़रूर दे सकते हैं। जैसे ड्राइनेस है तो वहाँ पे आयुर्वेद के हिसाब से भी कई सारे मेडिकेटेड घी हैं, हम उनको रेगुलर उसको यूज़ में दे सकते हैं, जो कि कोई नुकसान नहीं करने वाले। तो इस तरह से हम प्रिवेंटिव मेजर्स की ड्राइनेस ज़्यादा न रहे, अगर ईचिंग है तो उसको इनिशियल स्टेज में ही ठीक करना, या फिर जो निदान है, रूट कॉज एनालिसिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूरा ठीक करना है, ठीक है, आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, बट आपको पूरा ठीक करना है तो आपको रूट कॉज ज़रूर देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक कई लोग किसी चीज़ के लिए एलर्जी दिखाते हैं, तो वो एलर्जी क्यों है वो जानना और उसके कारणों को हटा करके फिर हमें उसको ट्रीट करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी स्किन डिजीज़, इवन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है, चाहे आप देखिए डायबिटीज़, अब ये भी पता है कि पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो वो प्रोन है बच्चा, तो ज़रूरी नहीं उसको हो जाए, बट वो प्रोन है, तो खान पान का ध्यान रखें। ऐसी स्किन डिजीज़ में भी है। बिल्कुल। तो क्या डॉक्टर सपना ऐसा भी हो सकता है कि कई साल तक, 25-30 साल तक कोई स्किन की डिजीज़ नहीं है और एक उम्र के बाद अचानक एक्जिमा की शिकायत हो जाए? जी हाँ, ये अचानक हो सकता है? जी हाँ, एक्जिमा भी जैसे सर ने बताया अटोपिक डर्मेटाइटिस, अटोपिक एक्जिमा है, तो उसके भी कई फेज़ होते हैं। कुछ में चाइल्डहुड में आता है, कुछ में इन्फेंट में आता है, कुछ में अडल्ट में आता है। तो एक्जिमा मिडिल एज में कई बार आता है। तो अलग अलग एज में अलग अलग तरह के एक्जिमा हैं जो डेवलप होते हैं। ठीक है डॉक्टर, अब अगर इतने सारे कारणों पे हमने बात की है, शुरुआती क्या लक्षण है? क्या सारे सिम्टम्स एक जैसे ही हैं कि अचानक आपको खुजली होगी और पता चलेगा कि एक्जिमा है, या और भी कोई शुरुआती सिम्टम्स हैं जिनको समझ के इसे पहले रोका जा सकता है? नहीं, सबसे शुरुआती सिम्टम्स तो यही होता है आपके ड्राइनेस, जो रूखापन है, आपकी स्किन का रूखापन है, सबसे पहले वही आपको दिखेगा। उसके बाद उसी जगह में आपको इचिंग होगा, यही सबसे पहले शुरुआत है। आपकी स्किन ड्राइनेस एक्जिमा के सबसे पहला कारण होता है। जहाँ पे ड्राइनेस हुआ तो उसी के कारण जैसे आपकी स्किन ड्राई होते ही आपकी क्रैक होने लगते हैं, तो उसी जगह में आप इचिंग करने लगते हो, फिर स्केल्स बनते हैं, फिर उसी को कंटिन्यू आप स्क्रैच करोगे तो वो स्किन थिक होकर लाइकनिफाइड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पिगमेंटेड भी हो जाता है। तो उस कारण से इनिशियल सिम्टम तो हमेशा इचिंग ही रहेगा और ड्राइनेस ही रहेगा। ठीक है। तो और क्या कई लोग इसको शुरुआत में सामान्य से खुजली मानकर इसको इग्नोर करते हैं, और ये किस किस लेवल तक बढ़ता है और कैसे कैसे इसके चरण आगे आते हैं? बेसिकली अगर आप उसको हाइड्रेट करके रखोगे, प्रॉपरली मॉइस्चराइजर्स यूज़ करोगे, प्रॉपरली ऑयलिंग करोगे, तो उस हद तक कम हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है बेसिकली। लेकिन जो आपकी अंदरूनी जो ड्राइनेस है उसको हम 100% रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको जो ऊपर की ड्राइनेस है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो यही है, फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत स्किन ड्राई हुआ तो हम कोकोनट ऑयल लगा लिया, है ना, कोई भी मॉइस्चराइजर्स घर में अवेलेबल है वो लगा लिया, जो अपने कंफर्ट, उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं उसको। तो ये अपने आप भी जा सकता है फिर अगर हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया, जैसे आपने कहा कि अगर ड्राइनेस है और इचिंग है तो कई बार क्या ये अपने आप भी चला जाता है? हाँ, अपने आप भी जाता है। हाँ, ठीक है, मीटिंग ठीक है। तो वही इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं डॉक्टर शिवानी, क्योंकि खान पान का बहुत बड़ा रोल आयुर्वेद में, और आपने बताया कि जो विरुद्ध आहार है आजकल उसकी प्रवृत्ति बढ़ गई है, लोग जो नियम हैं आयुर्वेद के उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी क्या बहुत लंबे समय बाद हमें एक्जिमा के रूप में दिखाई दे सकते हैं?
कि हम बहुत लंबे, क्योंकि मैंने भी कई लोगों को देखा है कि वो दूध का दलिया खाएंगे लेकिन वो नमक का खाते हैं, उसमें मीठा नहीं होगा, वो नमक का खा रहे हैं, तो इसको आयुर्वेदिक विरुद्ध आहार मानता है। तो ये भी क्या बहुत लंबे समय बाद असर दिखा सकते हैं, या एक कुछ आप इसके बारे में बताना चाहेंगे कि नहीं आपने साल भर कुछ विरुद्ध आहार खाए हैं तो स्किन पे कोई असर दिखाई देगा, ऐसा कोई नियम है या कभी भी दिख सकता है? ऐसा कोई नियम हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारी सबकी बॉडी अलग है और सबकी बॉडी का रिस्पॉन्स किसी भी एलर्जन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे फूड के लिए, सबका अलग है। तो किसी को हो सकता है वो विरुद्ध आहार, ये भी लिखा है आयुर्वेद में क्लियरली कि आप विरुद्ध आहार खाते हो लेकिन आपकी डाइजेस्टिव फायर है कि अग्नि जिसको कहते हैं वो बहुत अच्छी है, तो कभी कभी आपको असर जल्दी नहीं होगा। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति अगर उसको 1 महीने भी खा लेगा तो उसको वो सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, मेरी इम्यूनिटी कैसी है। तो अगर मेरी इम्यूनिटी लो है तो वो रिस्पॉन्स जल्दी दिखाई देगा, अगर बहुत अच्छी इम्यूनिटी है तो वो जल्दी नहीं दिखाई देगा। तो इसका कोई शॉर्ट नहीं है कि आपको 2 महीने में होगा, 2 साल में होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी डाइजेस्टिव फायर पे और आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। और डॉक्टर सपना, सबसे पहले आपने जो नींद की और स्ट्रेस की बात की थी, ये कितने बड़े फैक्टर्स हैं? क्योंकि ये चीज़ें, हम जो स्ट्रेस है ये बहुत कम उम्र से लेकर हम आगे तक देख रहे हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कहीं ना कहीं ये भी एक कहीं विशेष साइकिल बनता है क्या कि स्ट्रेस और नींद की कमी की वजह से आपको स्किन से जुड़ी समस्या हुई है और उसकी वजह से आप फिर स्ट्रेस ले रहे हैं, तो ये कितना और ज़्यादा गंभीर बनाते हैं स्थिति को? बिल्कुल गंभीर बनाते हैं ये स्किन। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमने बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ऐसे खुजाने लगते हैं, ऐसे खुजाने लगते हैं। तो इन अ वे कई दफ़ा एक स्किन डिजीज़ है जिसमें कि एक तरह का एक्जिमा ही माना जाता है, उसको न्यूरोडर्मेटाइटिस भी कहते हैं, कि जो नर्वस पेशेंट हैं उनको एक ऐसा एरिया में आपको पैच मिल जाता है कि वो एक्जिमा ही डेवलप हो जाता है। एक तो ये डायरेक्ट ही कॉज है, और उसके अलावा भी इनडायरेक्टली भी बहुत सारे एक्जिमा में जब हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो हमें कई दफ़ा पेशेंट के स्किन कंडीशन के डेवलपमेंट के आसपास उसको एक स्ट्रेस, उसकी लाइफ में, जीवन में एक स्ट्रेस का फैक्टर रहता है जिससे वो एसोसिएट हम कर पाते हैं कि स्किन में उसकी एक ट्रिगर बना वो उस बीमारी के लिए, जो उसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी था वो एक ट्रिगर फैक्टर बन जाता है। ठीक है। और डॉक्टर, ये सारे फैक्टर्स की बात की है, स्किन में और भी बहुत तरह की समस्याएं होती है, कभी एक्ने हो रहा है, कभी कोई और समस्या हो रही है, और स्किन ट्रीटमेंट में ही सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी बहुत होता है। क्या इसकी वजह से भी एक्जिमा जैसी कंडीशंस आ सकती हैं? स्टेरॉइड और एक्जिमा का क्या संबंध है? देखो, स्टेरॉइड तो एक तरह से एक्जिमा के ट्रीटमेंट के रूप से यूज़ होता है, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे, लॉन्ग टर्म मीन्स जैसे अगर बीइंग ए डॉक्टर अगर हम बोलेंगे एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है अगर आप फेस में यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला इतना पोटेंसी वाला यूज़ करना है, जैसे मिड पोटेंट हो गया, सुपर पोटेंट हो गया, तो उस हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। तो हम सर्टेन पोटेंसी वालों को हम बोलते हैं इस एरिया को इतना दिन तक यूज़ करना है। लेकिन होता क्या है कि आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं जहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्किन फोल्ड, उसमें आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूजुअली यूज़ नहीं करने देते हम लोग, एंड अलाउ नहीं है। लेकिन आप पेशेंट्स नोइंगली हो अननोइंगली हो उसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साइड इफेक्ट होता है जो स्किन को थिन कर देते हैं। स्किन को थिन कर दिया मतलब आपकी जितना भी वहाँ की जो स्वेट ग्लैंड्स वगैरह हैं, जितना भी जो जहाँ से आपके पसीना आते हैं, वो सब जो ग्लैंड्स होते हैं एट्रोफी भी, वो भी साथ साथ धीरे धीरे उनकी भी एट्रोफी होना चालू होता है स्किन के साथ साथ। तो उसके कारण से आपकी धीरे धीरे ड्राइनेस बढ़ते हैं, स्किन थिन होने के कारण ट्रॉमा के चांसेस होते हैं, और ये सारी चीज़ें एग्रेवेट करते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को आप यूज़ करोगे तो वो आपको एक तरह से एक्जिमा ही क्रिएट करेगा। उसको हम बोलते हैं टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस साइड इफेक्ट्स, है ना, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करें। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के हिसाब से यूज़ होते हैं, लेकिन आपको रॉन्ग हिसाब से यूज़ करेंगे तो अगेन उल्टा असर पड़ सकता है। इट्स अ डबल सॉर्ड, डबल एजेड सॉर्ड। और मैं ये चाह रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इस पर बात नहीं की है डॉक्टर बर्मन, आप थोड़ा सा वो चीज़ें बताएं जिनको आप ट्रिगर फैक्टर्स कहेंगे, एलर्जन कहेंगे, ये क्या बहुत वृहद हैं? क्योंकि आप लोगों ने मौसम की भी बात की है, कपड़े की भी बात की है, और बहुत सारी चीज़ों की आप बात कर रहे हैं। किन किन चीज़ों से ये ट्रिगर होता है? देखो, वेदर तो एक नंबर कारण है। वेदर, ठीक तो उसमें पोल्यूशन, उसमें वेदर में मतलब विंटर्स भी, समर्स भी, कोई भी वेदर हो सकता है? और नहीं, यूजुअली अगर ह्यूमिड कंडीशंस रहते हैं उन समय एक्जिमा यूजुअली कम रहते हैं, स्पेशली ड्राइनेस वाले जो कंडीशंस आई मीन एक्जिमास होते हैं एटोपिक,
दे इम्प्रूव होता है ह्यूमिड कंडीशंस में। अगर वही एटोपिक एक्जिमा अगर आप ड्राई सीजन में चले जाते हैं तो वो एग्रीवेट कर जाते हैं, बिल्कुल एग्रीवेट करेगा उस समय। तो ये सीजनल हो गया आपकी। और बाकी जो एग्रीवेशन फैक्टर है, जैसे इवन बहुत सारे क्लोथ्स, आपकी वोलन क्लोथ्स आपकी स्किन को ड्राई करते हैं, वो भी आपको एग्रीवेट कर जाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी खाने में भी होता है जो आपकी बॉडी को ड्राई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कभी बोलते भी है रेगुलर आपको पानी पीना चाहिए। तो ये सब भी होता है। और जैसे क्लोथ्स हो गया, आपके ड्राइनेस हो गया, इवन सीजनल जो हम बोल रहे थे, वो देयर इज आर द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है। और विरुद्ध आहार की जो हमने बात की, मोटे तौर पर आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर से अगर दर्शकों को बताएं, आयुर्वेद क्या कहता है, ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो विरुद्ध आहार में गिनी जाएंगी और उन्हें साथ में ना लिया जाए तो उतना ही बेहतर है? जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सिंपली जो ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट को सार या सॉल्ट के साथ नहीं लेना है, जो एक कॉमन प्रैक्टिस में है, तो उसको हमें कम करना है। और बाकी जैसे हैवी टू डाइजेस्ट जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग पनीर या चीज़ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी ज़्यादा मात्रा में विरुद्ध आहार की तरह ही काम करती हैं। तो इन चीज़ों को भी कम मात्रा में लेना है। जनरल या बच्चों के लिए जनरली चीज़ एंड पनीर एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको आप कम यूज़ करना है। दूसरा, मिल्क प्रोडक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना है कि मिल्क प्रोडक्ट को हमको सार चीज़ों के साथ या सॉल्ट के साथ नहीं लेना है, ये कॉमनली हमको छोड़ना चाहिए। ठीक है। और कैसे अब ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी होती है, इस पर भी मैं आगे आऊँगी। डॉक्टर सपना, थोड़ा सा आप बताइए, जब क्योंकि होम्योपैथी के बारे में हम जानते हैं कि बहुत ही कस्टमाइज, पर्सनलाइज्ड और हर व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखकर तब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। एक्जिमा को लेकर भी इसी तरह के नियम है या इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग या आसान है? नहीं, बिल्कुल इसी तरह के ही नियम हैं। हम पूरा पेशेंट की डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें कि उनकी फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की अपनी पास्ट हिस्ट्री, कहाँ वो काम करते हैं, रूटीन में कौन से केमिकल्स को एक्सपोजर है, कोई ड्रग हिस्ट्री, किसी भी कहाँ पर भी उनका ट्रिगर हो सकता है, वो पूरी हिस्ट्री लेते हुए प्लस उसका इमोशनल और मेंटल मेकअप को समझते हुए हम एक दवाई का चुनाव करते हैं और फिर ऐसी एक मेडिसिन उसको देते हैं जिससे कि उसकी जो एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं वो इम्प्रूव हो और उसको आराम आए। ठीक है। एलोपैथी में ट्रीटमेंट कैसे होता है डॉक्टर मोमिन? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कई बार वो अपने आप चला जाता है, तो क्या इंतजार किया जाता है एलोपैथी में, या अगर कोई खुजली की समस्या लेकर आए तो शुरू से ही दवाइयाँ दी जाती हैं? एटोपिक वाले जो होता है, एटोपिक जो यंग एज में चालू होता है, जैसे जैसे बच्चे के एज बढ़ते जाते हैं तो उनकी ग्लैंड्स वगैरह मैच्योर होते जाते हैं, तो उसकी सिवियरिटी कम होते जाते हैं। एंड बाय द एज ऑफ एडोलेसेंस बहुत से एटोपिक जो है ठीक हो जाता है, एडोलेसेंस तक यूजुअली ठीक हो जाता है। लेकिन जो यंग एज में उनकी इतना पसीना नहीं आता, ये कह सकते हो, इस वजह से वो उसको समय ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ट्रीटमेंट के लिए मेन तो वही है, जैसे हमने बोला, जो असली कारण है ड्राइनेस, हम उसी को रिप्लेस करेंगे। मतलब जब आपका मॉइस्चर्स को अगर आपकी बॉडी में मेंटेन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय में आपको सिस्टेमिक दवाई वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर आप टॉपिकल से ही मॉइस्चराइजर से ही मेंटेन कर सकते हो। अगर ज़्यादा ज़रूरत होते हैं तो हम, जैसे आपने बोला थोड़ा देर पहले हमने बोला था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। और जो एंटीहिस्टामिन्स है जो इचिंग के लिए कंट्रोल करने के लिए हम उसको ले सकते हैं। और इसमें मॉइस्चराइज़र लगाने के जो मेन तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी नॉर्मल लोगों से। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली हम लोग एलोपैथिक वाले ये बोलते हैं, जो उल्टा होता है यूजुअली, तो हम बोलते हैं नहाने से पहले आपको तेल मालिश नहीं करना है ना, नहाने के इमीडिएटली बाद आपको तेल कोई भी मॉइस्चराइजर्स लगाने हैं। क्योंकि रीज़न बीइंग इज, आपकी मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप नहाते समय आपकी स्किन को काफ़ी हद तक हाइड्रेशन मिल जाता है, अगर उसी दौरान अगर मतलब नहाने से पहले आप तेल कोई भी इमोलेंट लगाओगे, जो पानी से जो आपकी हाइड्रेट हो सकता है स्किन, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपकी ऑयल जो है वो रिफ्लेक्ट करके, पानी को रिफ्लेक्ट करके भेज देंगे, आई मीन वो निकल देंगे, तो फिर आपकी जो स्किन को हाइड्रेट होना है वो नहीं हो पाते। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, एज एलोपैथिक डॉक्टर्स हम लोग कहते हैं नहाने के इमीडिएटली बाद, विद इन अ बाथरूम में ही, आप बाथरूम में आपकी स्किन को सिर्फ पैड करना है टॉवल से, उसके बाद आप उसके ऊपर इमोलेंट लगाना है, बा कोकोनट ऑयल पड़े तो कोकोनट ऑयल लगाना, ये हम कहते हैं। सो दैट आपकी जो नहाते समय जो मॉइस्चर्स आपको मिले हैं उसको आप मेंटेन कर सके, प्रोलॉन्ग समय तक रख सके, ये हमारा एम रहते हैं। ठीक है।
क्योंकि जैसे डॉक्टर बर्मन कह रहे हैं, डॉक्टर शिवानी, कि एक्जिमा कई बार वो ट्रिगर हुआ और चला जाता है, लेकिन आयुर्वेद हर समस्या की जड़ तक जाता है। तो आयुर्वेद भी मानता है क्या कि आप लोगों ने कोई दवा दी और वो ठीक हो गया, वहीं पे इलाज ख़त्म है, या आप जड़ पे कैसे काम किया जाता है? नहीं, जैसे सर ने बताया, ठीक है, हर की स्टेज अलग होती है। फर्स्ट स्टेज में आया आपको इजीली ठीक हो जाता है, फिर उसको क्रॉनिक स्टेज आती है, वो हमको शोधन कराना पड़ता है। मैंने पंचकर्म की बात आपको की। जब इनिशियल स्टेज में पेशेंट होता है तो हम केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशंस और कुछ इंटरनल, जैसे कि सर के यहाँ एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, तो हमारे पास भी हमारा जो सिद्धांत है वो रक्त का शोधन करना, और दूसरा रक्त के साथ साथ जो यकृत यानी कि लीवर, उसको स्ट्रेंथन करना, ये सिद्धांत पे काम करते हैं। तो हम जितनी भी आपने ड्रग्स देखी होंगी जो हम यूज़ करते हैं आयुर्वेद में, वो सब बिटर इन टेस्ट होती हैं, तिक्त रस जिसको हम कहते हैं। जो तिक्त रस होता है वो क्या करता है, हमारे पित्त और रक्त को क्लिंज करता है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज में ही इंटरनली ही चलते हैं। हम एक्सटर्नल देंगे पर उसके साथ साथ इंटरनल भी देंगे, और उसके बाद भी रसायन, एक आपने आजकल बहुत कॉमन है रसायन और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, तो हम रसायन थेरेपी देते हैं। जिन पेशेंट को ऐसा होता है कि बार बार होता है, तो उनको अगर एक बार ठीक भी हो जाता है तो उसके बाद उनको रसायन थेरेपी कंटिन्यू करते हैं, और रसायन थेरेपी के बाद फिर उनको रिकरेंस कम हो जाता है। तो तीनों स्टेज पे देखा जाता है, इनिशियल स्टेज पे भी, मिड में जब हमें शोधन के साथ साथ शमन देना है, और उसके बाद ठीक होने के बाद भी कुछ समय तक रसायन का सेवन करना, जिससे कि आपका पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए और आपको रिकरेंस ना हो। ठीक है। और डॉक्टर सपना, इसमें आप लोग कैसे रेमेडीज़, क्या सामान्य रेमेडीज़ हैं, और वो भी क्या कुछ समय के लिए होती हैं, ताकि वो जो लक्षण दिख रहे हैं, हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो बंद हो जाए? कितनी जल्दी होम्योपैथी असर करता है और कितने लंबे समय तक इसका इलाज चलता है? जी देखिए, जैसे कि मैडम ने भी बताया कि आपको जब मरीज़ हमारे पास किस फेज़ में आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि कई बार वो एक्यूट फेज़ में आ रहा है तो हम दवाइयाँ वो देते हैं जो उसके एक्यूट फेज़ को अभी शांत करे। और जैसे कि सर ने बताया कि मोस्ट एक्जिमास जो होते हैं वो क्रॉनिक इन नेचर होते हैं, तो वो और रिलैप्स करते हैं जब भी उनका ट्रिगर फैक्टर है, चाहे वो एनवायरमेंटल है चाहे वो पर्सनल है, तो ट्रिगर फैक्टर से रिलैप्स करता है। तो हम पहले जब उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ या डीप मेडिसिन देते हैं जो कि धीरे धीरे उसके जो रिलैप्सेस हैं उनको कंट्रोल कर सके, ताकि उसके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। ठीक है जी। तो मैं ये समझना चाहती कि कितना लंबा चल सकता है, क्योंकि थोड़ा कहा जाता है होम्योपैथी को लेकर, ये मिथ हो सकता है कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है जी असर दिखाने में। जी बिल्कुल। तो इसमें जब हम एक बात कहते हैं तो सबसे पहले हम जो बीमारी ठीक कर रहे हैं उसकी प्रकृति देखनी होगी कि वो जो बीमारी है वो खुद ही एक क्रॉनिक प्रकृति की है। आप इलाज कोई भी पैथी का लेंगे वहाँ पर इलाज अक्सर लंबा ही चलेगा, क्योंकि पेशेंट वापस आएगा जब उसको एनवायरनमेंट से एक्सपोजर होगा। तो ऐसे में और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आज की डेट में होम्योपैथी का पहले से इम्प्रूवमेंट है, बट अभी भी हमारे पास मरीज अक्सर ओवर द काउंटर ऑइंटमेंट लगाने के बाद वाला आता है, जो ऑइंटमेंट से ठीक नहीं हुआ, जो रूटीन दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। तो हमारे पास जो परसेंटेज आती है वो ऑलरेडी उन पेशेंट की आती है जो कि एक तरीके से ऑब्स्टिनेट होते हैं, जो कि अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, जो कि ड्रग रूटीन ट्रीटमेंट को रेजिस्टेंट होते हैं। तो उनको ब्रेक उसमें एक रिस्पॉन्स लाना और करने में वक्त डेफिनेटली लगता है, बट वो डिपेंड प्रकृति क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है कि जो कि रेजिस्टेंट है, ड्रग रेजिस्टेंट डिजीजेस भी हमारे पास आते हैं। तो हम जो एक कोटा ऑफ पेशेंट देख रहे हैं वो एक ऑब्स्टिनेट रेजिस्टेंट केसेस का हमें ज़्यादा देखने मिलता है, इसलिए भी ऐसा शायद ये मान्यता रहती है कि हमारा इलाज लंबा चलता है, बट प्रकृति की बीमारी की प्रकृति भी हमारे पास अलग आती है। ये मैं कहना चाहूँगी। ठीक है। और डॉक्टर बर्मन, एक्जिमा को लेकर और आप अगर ट्रीटमेंट को लेकर बताएं, क्योंकि हाल ही में एक्जिमा के लिए दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा एडवांस हुई हैं, बहुत इसके ट्रीटमेंट में भी बहुत फ़र्क आया है पहले से, और कई लोगों के मन में कुछ मिथ्स भी हैं कि एक्जिमा हो सकता है सोराइसिस ना बन जाए आगे जाकर। किस स्टेज में, क्या कुछ और भी ऐसे गंभीर स्थितियाँ आ सकती हैं एक्जिमा में, कैसे आप इसको बताएंगे? ये क्या मिथ्स हैं और क्या सही है? नहीं, एक्जिमा एक तरह से अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करेंगे तो हम एक स्टेज ऐसा भी आता है जिसको हम एरेथ्रोडर्मा बोलते हैं। एरेथ्रोडर्मा मीन्स आपकी बॉडी के 90% से ऊपर जो स्किन है इन्फ्लेम हो गया है। अच्छा। स्केल के साथ, उस कंडीशन में भी पहुंच सकते हैं आप। तो इसलिए एक्जिमा की इमीडिएटली केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ये सीवियरिटी में आएंगे। और जो आपके अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मिथ, जो ये मिथ है कि
एक्जिमा कभी ठीक नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, ठीक हो जाते हैं आपके प्रॉपर केयर करने में। और दूसरा चीज़ है जो ये सोराइसिस में तो कभी कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि सोराइसिस का जो पैथोजेनेसिस है टोटली डिफरेंट है और इसका टोटली डिफरेंट है, तो इसलिए ये एक दूसरे में कन्वर्ट तो नहीं होता। ये एक एलर्जिक कंडीशंस कह सकते हैं, और दूसरा जो सोराइसिस है वो नॉन एलर्जिक है। तो इसलिए एक्जिमा जो है इट कैनॉट बी मतलब सोराइसिस में नहीं हो सकता, और सोराइसिस एक्जिमा पे नहीं आ सकता। ठीक है। और डॉक्टर शिवानी, क्या नहीं खाना आपने बता दिया, विरुद्ध आहार। ऐसे जो चर्म रोग हैं, खासकर एक्जिमा की जब हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वरदान की तरह साबित हो सकते हैं, क्या खाना चाहिए? हाँ, क्या खाना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या नहीं खाना ये बता दिया, क्या खाना है ये बताना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमको हाइड्रेट करना है बॉडी को, तो हमें इंटरनली भी हाइड्रेट करना है। हमें बाहर से तो ठीक है, आपने लगा दिया, कोई भी ऑइंटमेंट लगा रहे हैं आप, तो आपको हाइड्रेशन मिल रहा है, लेकिन इंटरनली भी वाटर इनटेक आपको एक अच्छा रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे विटामिन सी है, जो आंवले का यूज़ अगर हम करेंगे डेली, तो शायद वो एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव फैक्टर भी बनेगा और क्यूरेटिव फैक्टर भी होता है पेशेंट्स में जिनको इस तरह की परेशानियां होती हैं। साथ ही साथ अपने फूड आइटम्स में हमको ये देखना है कि हम वीट थोड़ा कम करके राइस इज़ बेटर देन वीट इन केसेस ऑफ एक्जिमा। तो ये हमने देखा है और ये रिटर्न है कि हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो एक दूसरा तिक्त हो, मतलब बीटर, जैसे आप करेला हो गया, परवल हो गया, लौकी, ये सब चीज़ें क्या है, इजी टू डाइजेस्ट भी हैं और आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करेंगी। तो ऐसी चीज़ें खानी है जो लाइट टू डाइजेस्ट हो। आपको थोड़ा बिटर टेस्ट वाली चीज़ों को अपने खाने में ऐड करना है, क्योंकि हम बहुत स्वीट खाते हैं, सॉल्ट खाते हैं, सार खाते हैं, पर बिटर हमारे इसमें बहुत कम होता है। तो हम किसी तरह से थोड़ा बिटर ऐड करें, चाहे एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन ही ऐड करें, जैसे गिलोय होता है, मतलब हम ऐड कर सकते हैं, आप डॉक्टर से मिलकर ऐड करा सकते हैं। या फिर जो कॉमन हम यूज़ कर सकते हैं जनरलाइज्ड, वो है कि आंवला आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, और एक मुलेठी, क्योंकि मुलेठी एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो दोनों चीज़ों पे फ़ायदा करती है। ठीक है। और क्योंकि आपने पहले बोला था डॉक्टर सपना कि कई तरह के क्रीम लगा लेते हैं और जब असर नहीं होता तब होम्योपैथी का सहारा लिया जाता है, तो क्या एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चला जा सकता है होम्योपैथी के साथ, और स्किन कंडीशंस, एक्जिमा जैसी स्किन कंडीशंस में? जी बिल्कुल, इंटीग्रेटेड अप्रोच इज़ द आंसर टू लॉट ऑफ द डिजीजेस, बिकॉज इवन स्किन में भी, तो जैसे कि सर ने बताया कि पेशेंट इरिथ्रोडर्मा में जा रहा है, या तो हमारे पास डिफरेंट फेज़ है जहाँ पर अगर स्किन भी एक इमरजेंसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है, तो उसमें एक केयर होती है। या फिर जो स्किन की डिजीज़ है वो कई दफ़ा हम हर रैश को एक्जिमा मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। कई बार रैश जो है वो कोई बहुत इंटरनल बीमारी का भी सिम्टम हो सकता है। तो एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच जो है वो डेफिनेटली बहुत ही पेशेंट के लिए बेटर होती है और उसकी बीमारी के लिए भी सहायक रहेगी। ठीक है, तो अब हम कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल आए हुए हैं मेल के ज़रिए, जिन पर हम बात करेंगे। और डॉक्टर, जो पहला सवाल हमारे पास आया हुआ है वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये जो सवाल है ये हमें भेजा है हसन अलवी ने केरल से, और हसन अलवी कह रहे हैं कि मुझे पिछले 2 साल से सिर और पैरों में एक्जिमा है, नहाने पर जलन होती है, खुजली इतनी तेज़ होती है कि खून निकल आता है, मेरा आत्मविश्वास बहुत प्रभावित हुआ है, कोई उपाय बताएं जिससे मुझे स्थायी समाधान और राहत मिले। 2 साल से कह रहे हैं इनको सिर में है और पैरों में है। आइडियली तो हमें एक प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना चाहिए कि सिर में बहुत सी चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आपको खुजली के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक सीबोरिक डर्मेटाइटिस जिसको हम डेंड्रॉफ कहते हैं, वो भी आपको खुजली की हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। और यंग एज मतलब आपकी बिफोर एडोलेसेंस, टीनेजर से पहले की जो एज होता है उसमें एक फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसको हम टीनिया कैविटीज़ बोलते हैं, वो भी प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकता है। इनफैक्ट पैर में दूसरा जो इश्यूज़ आता है, एक तो टीनिया पेडिस जिसको हम फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, टीनिया पेडिस, और जो वो भी हो सकता है। प्लस दूसरा ये चीज़ होता है कि आपकी बहुत से एलर्जन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी को लेदर से एलर्जी है, किसी को रबर से एलर्जी है, तो इसलिए आप जो पैर में पहनते हैं रबर या लेदर,
उनसे एलर्जी होने से सिर्फ पैर में ही खुजली हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर तरीके से उनको एग्जामिन करके ही बता पाएंगे एग्जैक्टली क्या सुझाव देना चाहिए। तो इसलिए बेटर है कि उनके आसपास जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट होगा उनसे कंसल्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होंगे। क्योंकि 2 साल से ये समस्या है, तो अब किसी अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को आप ज़रूर दिखाएं और वो आपको सटीक इलाज बता पाएंगे कि कैसे आप एक्जिमा अगर ये है तो इसका इलाज क्या करना चाहिए आपको। अब अगला जो सवाल है डॉक्टर शिवानी, ये रऊफ़ लाला का उत्तर प्रदेश से है। रऊफ़ कह रहे हैं कि मुझे कई साल से एक्जिमा है जिससे रोज़ाना दर्द और खुजली होती है। पहले माँ दवा वाली क्रीम लगाती थी जिससे आराम मिल जाता था, लेकिन उनके निधन के बाद ये फिर से उभर आया है। त्वचा विशेषज्ञों से इलाज करवाया पर कोई खास असर नहीं हो रहा है। कोई प्रभावी आयुर्वेदिक इनको उपाय जानना है जी। हाँ, तो अगर आपको आयुर्वेदिक उपाय जानना होगा तो पहले तो मेरा यही वो होगा कि आप किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि कोई भी डिजीज़ आपकी जैसे होलिस्टिक हम लोग देखेंगे तो पर्सन टू पर्सन भी मेडिसिन भी डिफ़र करती हैं। हर मेडिसिन अगर हम इस फोरम से आपको कुछ बोलें कि ये मेडिसिन आप यूज़ करिए, बट हो सकता है वो आपके लिए उतनी अच्छी ना हो, तो आपकी प्रकृति को जानना भी ज़रूरी है। तो बेटर है कि आप अपना आत्मविश्वास ना गिराएं, आप ज़रूर मिलें, क्योंकि आपने जो लगाया वो भी हमें पता नहीं आपने क्या लगाया, आप क्या यूज़ कर रहे थे, तो आपने शरीर को क्या एक्सपोजर दिया है। माना जैसे सर ने बताया कि स्टेरॉइड बहुत लंबे समय तक लगाते हैं तो वो भी कहीं स्टेरॉइडल कॉज डर्मेटाइटिस का रूप ले लेता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है। आप इसको पॉजिटिवली ले करके किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से मिलें। अगर ये क्रॉनिक है तो मैं सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि आप इसमें पंचकर्म का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि वो आपका बायो प्यूरिफिकेशन है, आपकी बॉडी इंटरनली ठीक हो जाती है, और जब अंदर से रिजुविनेट होती है बॉडी तो जो भी आप मेडिसिन फिर लेंगे तो आपका उसका असर बहुत जल्दी मिलेगा। तो मेरा यही सुझाव है कि आप मिलें और साथ में पंचकर्म ज़रूर करवाएं एक बार, जिसमें वमन या विरेचन दोनों में से इस समय जो शरद ऋतु होती है इस समय विरेचन किया जाता है। तो यानी कि परगेशन के थ्रू आपके जितने टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से निकाला जाएगा, जिससे आपका पूरा ब्लड भी प्यूरिफाई होगा। तो इस तरह का अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे पंचकर्म का तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है डॉक्टर सपना, ये पलक शर्मा मुंबई से हैं और ये कह रही है कि पिछले कुछ हफ्तों से जो मेरे लैशेज़ हैं पलकों के आसपास मुझे एक्जिमा सा लग रहा है, इसमें इचिंग भी होती है। इसको कोई नेचुरल तरीके से या फिर होम्योपैथी के ज़रिए क्या इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, पलकों के आसपास का एरिया बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है और डेफिनेटली उनको एक प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है कि वो देखें कि वो वहाँ पर कोई आई का इन्फेक्शन है कि या कोई स्किन, क्योंकि स्किन की भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, जो एक्जिमा होता है जो कि आई लैशेज़ और आईब्रोज को इफ़ेक्ट करती है, और आई का अपना ब्लेफराइटिस या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो किसी विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें और सही डायग्नोसिस के बाद ही उसका निदान संभव होगा। ठीक है। और आई ड्रॉप्स वगैरह भी होता है ना उनसे, अगर कुछ आई ड्रॉप्स वगैरह भी रेगुलर यूज़ करेंगे तो उसके बाद भी आपको एलर्जी हो सकता है आपकी आंखों के आसपास। तो यानी वही इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो ये सलाह दे रहे हैं कि पूरी हिस्ट्री जाननी होगी, बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिनको सोचना समझना सुनना पड़ेगा और उसके बाद ही जो सही इलाज है वो डॉक्टर्स आपको बता पाएंगे। पायल वर्मा का सवाल हम लेते हैं अगला। डॉक्टर बर्मन, पायल कह रही हैं मध्य प्रदेश से, इन्होंने सवाल पूछा है, मैं एक्जिमा से पीड़ित हूँ जिस वजह से दर्द के कारण सोना भी मुश्किल हो गया है। मेरे शरीर, पैरों, चेहरे, हाथ और सिर पर मुझे एक्जिमा दिखाई देता है और मैं आयुर्वेदिक इलाज चाहती हूँ। मैं आयुर्वेद का नज़रिया भी समझूंगी, लेकिन डॉक्टर बर्मन जब पूरे शरीर में ये दिख रहा है तो ये कौन सा एक्जिमा है जो पूरे शरीर के हर अंग की तरफ दिख रहा है? देखो, कॉमनली जो हमें इस तरह से जो प्रेजेंटेशंस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी स्किन में भी है प्लस जॉइंट पेन्स होते हैं, तो कॉमनली जो हमें मिलता है सोराइसिस। दूसरा जो प्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं रिटर्स डिजीज, जो रिएक्टिव आर्थराइटिस जिसका हम बोलते हैं। इन दोनों में से एक हो सकते हैं और ये क्रॉनिक कोर्स रहते हैं इसकी, और इनके साथ साथ सीवियर जॉइंट पेन्स होते हैं। इनफैक्ट चलने फिरने में मुश्किल हो जाता है, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं इन प्रॉब्लम में। ये जो है प्रॉपर इलाज के लिए आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में ही आपको प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिस्टमिक थेरेपी बहुत ज़रूरी होता है। और सिस्टमिक थेरेपी देने के लिए आपको बहुत से चीज़ें, आपकी बॉडी के कितना पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल ब्लड पैरामीटर्स है, आपकी चेस्ट क्लियर है कि नहीं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सारे चीज़ देखने के बाद ही आपको कोई भी सिस्टमिक दवाई देना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरा सलाह ये रहेगा कि किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके इनकी प्रॉपर तरीके से जांच करा लें
और बिल्कुल, यानी कि देर ना करें। अब हाँ। जो इतने तरह के सिम्टम्स सामने आ रहे हैं और दिक्कत है, तो जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखाएं। और क्योंकि आयुर्वेद इलाज पूछा था पायल वर्मा ने, ये जो बताने कि दर्द भी हो रहा है, सोना मुश्किल हो रहा है, शरीर, पैर, चेहरे, हाथ, सिर पर एक्जिमा दिखाई दे रहा है, तो आयुर्वेद के नज़रिए से क्या बताएंगे आप? हाँ, जैसे ये एक विशियस साइकिल है, आपको इचिंग हुई, फिर आपने उसको इच किया, देन अगेन वो इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये साइकिल तो चलेगी। इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना एक तो आपको अपनी डाइट ज़रूर देखनी है कि आप क्या खा रहे हैं, और ऐसी निदान जिसको कहते हैं हम कि किस चीज़ से मुझे ये एग्रीवेट हो रहा है। तो ये आप बेस्ट ऑब्जर्वर हैं, आप अपने को ऑब्जर्व करिए सबसे पहले कि मैं क्या खाती हूँ कि ये बढ़ जाता है। जैसे इन जनरली जब आयुर्वेद की सिद्धांत के हिसाब से जो मीठा स्वीट वो कफ को बढ़ाता है और इचिंग को बढ़ाता है, तो अपने डाइट में आप स्वीट्स को कम करें। कर्ड और मिल्क प्रोडक्ट और कर्ड को आपको कम करना है अपनी डाइट में, ये आपको जनरल हेल्प करेगा। उसके बाद जब सेकंड आपका पूरी बॉडी पे हो गया है, तो पंचकर्म का आप ज़रूर सहारा लें, आप पंचकर्म कराएं, और पंचकर्म के बाद फिर रसायन थेरेपी लें। तो ये जो 3 फेज़ में आप चलेंगे, और बेसिकली कोई भी डिजीज़ ऐसी होती है तो आपको अपना संयम बहुत ज़रूरी है। खान पान का संयम, नियम से सोना उठना, इसको तो आप इनिशियली अभी से शुरू कर दीजिए और ऑब्जर्व करिए कि मैं क्या क्या सुबह से शाम तक ऐसा खाती हूँ जिससे ये ट्रिगर हो रहा है। स्वीट्स को अपनी बिल्कुल कम करिए, अगर आप स्वीट को कम करेंगे तो आपकी जो इचिंग है वो ज़रूर कम हो जाएगी। एंड देन पंचकर्म को ज़रूर करवाइए। ठीक है। डॉक्टर सपना, जो अगला सवाल है वो कुशाण का गुजरात से है। ये कह रहे हैं, फिर से इनका ये है कि मेरी आंखों में एक्जिमा था जो मेडिकेटेड क्रीम से ठीक हो गया, लेकिन अब ये उंगलियों के जोड़ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आखिर मुझे ये एक्जिमा बार बार क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इसका कोई उपाय बताएं। क्या इसका इम्यूनिटी से कोई संबंध है डॉक्टर? पहले इनको आंखों में था, ठीक हो गया, अब ये कह रहे हैं कि उंगलियों में जोड़ों के पास इनको एक्जिमा दिखाई दे रहा है। जी, तो बार बार क्यों हो रहा है, ये जानना चाह रहे हैं। तो जैसे कि बताया कि एक्जिमा जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे हो सकता है। जैसे सिबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, तो वो आपके अटोपिक डर्मेटाइटिस है, तो ये आपके डिफरेंट जॉइंट्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आ सकता है। तो हो सकता है वो एक ही रोग है जो अलग अलग जगह आ रहा है, तो एक विशेषज्ञ को देख के वो थ्रेड्स ज्वाइन करके एक सही डायग्नोसिस पे आ सकते हैं। ठीक है। अब जो आखिरी प्रश्न हम एक दर्शक का लेंगे, राधे श्याम का बिहार से ये प्रश्न है डॉक्टर बर्मन। राधे श्याम कह रहे हैं, मैं जन्म से ही एक्जिमा से पीड़ित हूँ, अब मेरी उम्र 25 साल हो गई है। इस बीमारी से गुजरना बहुत मुश्किल होता है, मेरे हाथों और पैरों में ये बढ़ गया है उम्र के साथ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये परमानेंटली, मतलब स्थायी इसका कोई इलाज है? अगर हाँ तो मुझे इसका उपाय बताएं, क्या कर सकते हैं? देखो, जब जन्म से है तो बहुत सारी चीज़ें ये होता है इस तरह से एक्जिमास जो कंजेनिटल्स जेनेटिक डिजीज में भी आ सकते हैं। तो अनलेस अनटिल अगर हम उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करके जज नहीं करेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे किस डिजीज़ के कैटेगरी में आ रहा है, सो दैट हम उसके प्रॉपर इलाज बताएं कि ये इसके कारण से होता है। जो हिस्ट्री आप इनके हिसाब से मैं जो समझ में आया, क्योंकि इनको जन्म से 25 साल की उम्र तक है, तो ये क्रॉनिक डिजीज़ ही है। कॉमनली जो हमें मिलता है एटोपिक में ही ये आता है ज़्यादातर केसेस में। तो इनकी जो है थोड़ा सा डिटेल्स में प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही इसके आगे क्या करना है हम बता पाएंगे। लेकिन ये एलोपैथी के जरिए आगे इनको राहत मिल सकती है? मिल सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे दवाई है, इनफैक्ट बायोलॉजिक्स भी आते हैं, इंजेक्टेबल बायोलॉजिक्स, उनसे भी रिलीफ होता है। ठीक है। और डॉक्टर शिवानी, आखिर में क्योंकि हमने बात की कि खान पान है, काफ़ी सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जन्म से भी कई लोगों को हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है, जीवन शैली का भी एक बहुत बड़ा रोल है, स्ट्रेस, स्लीप, सब फैक्टर्स पे हमने बात की है। आप योग को कितना ज़रूरी मानती हैं? योग, व्यायाम, एक नियमित दिनचर्या किस तरह से एक्जिमा ही नहीं बाकी जो हमारी त्वचा से जुड़ी समस्या है उनको दूर रख सकते हैं? बिल्कुल, योग एक तरह से योग का मतलब होता है जुड़ना। वहाँ पे हम अपनी बॉडी माइंड, क्योंकि हमारा जब अप्रोच होता है तो होलिस्टिक होता है, हम केवल बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं करते, माइंड एंड बॉडी दे ऑल आर एसोसिएटेड। तो जब माइंड एंड बॉडी एसोसिएटेड हैं और स्ट्रेस एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, हम सब ने जाना, तो योग बिल्कुल उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने में भी हेल्प करता है। आपकी बॉडी में कुछ गुड हार्मोन्स होते हैं, उसके सिक्रीशंस को भी बढ़ाता है। तो हैप्पी हार्मोन्स के सिक्रीशंस बढ़ेंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेस कम होगा। तो नेचुरली योग एक बहुत अच्छा और जिसको कहते हैं कि सर्वसुलभ साधन है, जिसको हमें यूज़ करना चाहिए डे बाय डे।
और हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग को ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि योग के द्वारा आपको बिल्कुल 100% फ़ायदा ज़रूर होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। तो योग को लेना बहुत ज़रूरी है। और दिनचर्या तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है, तो जो स्लीप साइकिल आपका सही नहीं है, इट मीन्स आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ गई है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के बिगड़ने से एक्जिमा ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और आयुर्वेद का सिद्धांत अगर आप समझें तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे का सिद्धांत है। मीन्स जो नेचर है और हम हैं, हम उसी का नेचर का एक मिनिएचर कॉपी हैं। तो अगर हम नेचर के साथ ना जगते हैं, ना सोते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में ज़रूर आएंगे। तो हमें इसको मानना बहुत ज़रूरी है। योग को अपनाएं, इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। ठीक है डॉक्टर सपना, आखिर में आप क्या बताएंगी, क्योंकि जब स्किन डिजीज़ की बात होती है ख़ास तौर से, तब हमने देखा है कि होम्योपैथी बहुत अच्छा असर दिखाती है स्किन डिजीज़ में। तो आप जाते जाते क्या डूज़ एंड डोंट्स के बारे में कहेंगी और होम्योपैथी ट्रीटमेंट को लेकर? देखिए, डूज़ एंड डोंट्स काफ़ी हद तक सभी विशेषज्ञों ने कवर करे हैं कि जहाँ तक कि तो स्किन स्पेशली तो एक सर्कल है, आपको तनाव है उससे स्किन पे इफेक्ट, और स्किन की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, कॉस्मेटिक इम्पैक्ट होता है पेशेंट की, और क्रॉनिसिटी होती है, तो उसकी वजह से उसकी जॉब पे और उसके रिलेशनशिप्स पे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट ही इसको चाहिए, जहाँ पर वो अपनी वज़न का भी ध्यान रखे। कई दफ़ा ओबिसिटी भी का भी एक फैक्टर हो जाता है। वो अपने योगा भी करे, मेडिटेशन भी करे, और जो कि स्पेसिफिक हैं कि चाहे वो अपने नेल्स क्लिप करके ही रखना है, ताकि या जब खुजली लगे तो बहुत ज़ोर से, क्योंकि स्क्रैचिंग विशियस सर्कल बन जाती है एक्जिमा में, जिससे वो लाइकेनिफिकेशन बढ़ता चला जाता है। तो जो भी उनको फिजिशियन एडवाइस कर रहे हैं, वो एक छोटी छोटी बात की बड़ी वैल्यू होती है। तो उसको पूरा अपने समझते हुए उस पे चलने से डेफिनेटली स्किन में और पेशेंटली चलने से, संयम पूर्वक चलने से रिजल्ट मिलता है। ठीक है डॉक्टर बर्मन, 2 लाइन में आखिर में आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये रहेगा, आपकी बॉडी को ड्राई होने ना दे, और बहुत सी चीज़ें हम लोग अननेसेसरी यूज़ करते हैं, उसको यूज़ ना करें। जितना ज़रूरी है उतना ही ले, और जो अनवांटेड चीज़ें हैं, मतलब आजकल तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडियाज़ में आते हैं, अनलेस अनटिल आप उनसे सही हो, आई मीन प्रॉपर तरीके से प्रूव ना हो, उन सब चीज़ को अवॉइड करें। और मेरा कहना तो यही है कि दूसरों के बातों में ना आए, इनफैक्ट अननेसेसरी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल के दिन। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अच्छे, स्पेशली अगर आपको कोई स्किन के इशू है तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट से ही कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिले, या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले। अगर आपकी स्किन के इशू है तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट से ही मिलना है। बिल्कुल, ये है मेरे पास। तो डॉक्टर बर्मन, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर सपना, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज आयुष्मान भव में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो ज़रूरी सलाह और सुझाव दिए हैं, उम्मीद है हमारे दर्शक उसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। हमने देखा और समझा कि एक्जिमा सिर्फ एक त्वचा से जुड़ी समस्या ही नहीं है, ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार, हमारी दिनचर्या, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये किसी को भी हो सकता है। सही जानकारी, सही डायग्नोसिस, सुरक्षित इलाज से बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। और नियमित जो दिनचर्या है, जो सही नियम है, अगर उन्हें फॉलो किया जाए तो एक्जिमा जैसी तमाम बीमारियों से हम सभी दूर रह सकते हैं। तो अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अपने जो सवाल हैं और जो अनुभव है वो हमें आप ईमेल के जरिए लगातार भेज सकते हैं। अगले अंक में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।